नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। एनडीटीवी इंडिया और फ्रीडम ऐप की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत एक प्रयास है। हम इस शो में आपको मिलवाते हैं भारत के कोने कोने से आए हुए आइकन्स से। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है और सफलता को प्राप्त किया है। हम इन सभी आइकन्स में से हर एपिसोड में चुनेंगे एक श्रेष्ठ आइकन और फिर अंत में सभी श्रेष्ठ आइकन्स में से चुना जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। श्रेष्ठ आइकन और सर्वश्रेष्ठ आइकन को चुनने में हमारे जूरी मेंबर्स जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ इस शो के जूरी मेंबर्स से। सबसे पहले जूरी मेंबर, इनके लिए मैं कहना चाहूंगी, देश का गौरव, देश का प्यार, सुपर 30 के मैथ्स गुरु श्री आनंद कुमार। चाय के ठेले को करोड़ों के बिजनेस में बदल डाला। प्लीज वेलकम प्रफुल्ल बिल्लोरे, द MBA चाय वाला। इनके फैशन को हम फॉलो करते हैं इस शो पर पल पल। प्लीज वेलकम स्टे हंग्री स्टे फुलिश की ऑथर श्री रश्मि बंसल। एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं ये सक्सेस की ट्यूशन। प्लीज वेलकम श्री श्रीकांत शास्त्री, मेंटर ऑन अ मिशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें इस कगार पर लाकर खड़ा किया है कि आज के बाद हम अगले एपिसोड में चुन पाएंगे सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। आज हम 75th इंडिपेंडेंस ईयर में पहुंच चुके हैं। क्या हमारे देश को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है? क्या सोच है आपकी इसमें? देखिए, आज़ादी तो लगभग 75 साल पहले मिल गई थी, लेकिन शैक्षणिक तौर पर भी देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। बड़े बड़े जमींदार थे, तो वो लोग जो दबे कुचले लोग हैं, हाशिए पर के लोग हैं, उन लोगों तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। शिक्षा बड़े बड़े लोगों के चौखट की गुलाम तक थी। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा बाहर आई, लोगों तक पहुंची और लोग शिक्षित हो रहे हैं। उसी तरह से आर्थिक आज़ादी भी मिल रही है। शिक्षा जब आज़ाद धीरे धीरे हुई, लोग शिक्षित थोड़ा थोड़ा होने लगे, जागरूक होने लगे, तो उनमें आर्थिक आज़ादी भी आने लगी। और वो सब छोटी छोटी शुरुआत करके आज हम लोग इस कार्यक्रम में देख रहे हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं देश में जो अपनी पहचान बना रहे हैं, अपनी कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं और देश में बदलाव ला रहे हैं। तो धीरे धीरे समय बदल रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एग्री विद आनंद सर। और मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक आज़ादी की बात करो कि व्यक्तिगत आज़ादी की बात करो या पारिवारिक आज़ादी की बात करो, फाइनेंस बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो आपके दिनचर्या में ये बातें आती रहनी चाहिए कि कैसे पैसा और कमाया जाए, कैसे नए लोगों को हायर किया जाए, कैसे और अपनी खुद की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, पैसे कमाया जाए। क्योंकि जब तक फाइनेंस की बातें आप दिनचर्या में नहीं करोगे, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कंट्री बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये छोटे छोटे बदलाव आएंगे तो हमें वो इंडिपेंडेंस तक लेके जाएंगे, आर्थिक आज़ादी की तरफ। मैं मानती हूँ कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब मन भी आज़ाद हो। और हमारे देश में मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं उन्हें बहुत आज़ादी नहीं मिलती है आर्थिक रूप में। जब तक आपके पास अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं खुद कुछ कमाती हूँ, तो तब हमें असली आज़ादी मिलेगी। देखिए, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है। पिछले 10 साल में आज़ादी मिलनी शुरू हुई है धीरे धीरे, क्योंकि मौके खुलने लगे, जैसे हम लोग आइकन्स ऑफ भारत मंच पर देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगले 10 सालों में इसकी गति बढ़ेगी और हम एक सुनहरे भारत की पहचान देख पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा विचार आप लोगों ने व्यक्त किए। हमारी जो पहली आइकन ऑफ भारत हैं वो दिल्ली की गिफ्टिंग क्वीन कहलाती हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी एक हॉबी को एक सफल उद्योग में तब्दील कर दिया। चलिए मिलते हैं प्रेरणा शर्मा से। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा शर्मा और मैं 22 इयर्स की हूँ। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मेरा एक बिज़नेस है द क्रिएटिव बड के नाम से, जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में डील करता है। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ इंडिविजुअली, जैसे कि रेजिन प्रोडक्ट्स हो गए, अपने कैलेंडर्स, नोटबुक्स और एक्सप्लोजन बॉक्सेस और भी सारे प्रोडक्ट्स। बट मैंने ये जो जर्नी थी मेरी, ये मैंने स्कूल के बाद स्टार्ट करी थी। मैं तब 18 इयर्स की थी, तो ये इजी नहीं था क्योंकि घर वालों का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। मैंने हर चीज़ अपने आप बनाई है और आगे भी आई होप कि ऐसे चलता रहे। और थैंक यू एनडीटीवी फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम रियली ग्रेटफुल। हेलो एवरीवन,
नमस्कार। नमस्कार। प्रेरणा, इस मंच पे तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। देख के तो मुझे लग रहा है कि आपकी एज बहुत कम है, तो इतनी यंग एज में आपने किस तरह अपने आर्ट के टैलेंट को एक बिजनेस में आपने बनाया, ये अपनी थोड़ी सी कहानी हमें बताएं। Hi, my name is प्रेरणा शर्मा and I'm 22 years old and मेरा एक बिज़नेस है जिसका नाम है द क्रिएटिव बड। तो मैं एक दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास और स्टार्टअप्स दोनों एक साथ नहीं जाते, बट मेरे लिए समहाउ वो वर्क कर गया। द क्रिएटिव बड को भले ही मैंने नाम 2018 में दिया हो जब मैंने 12th पास आउट किया था, बट इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्कूल से मतलब 2015 में ही हो गई थी। हुआ ये था कि मेरा एक क्लासमेट मेरे पास आया एंड ही सेड कि तू मेरे लिए प्रोजेक्ट बना दे, मेरा असाइनमेंट मेरे से नहीं बनने वाला। और वो हमारा साइंस का प्रोजेक्ट था। तो मैं हमेशा से ही ऐसी थी जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैंने इसको करके दिया तो ही सेड कि ये ले तेरी पेमेंट। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो पेमेंट, और मैं ऐसे नॉर्मली लोगों के लिए बना देती थी। बट जब वो मुझे पेमेंट मिली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे वर्क की एक वैल्यू है। एंड उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया तो मुझे उस टाइम पे 2-3 प्रोजेक्ट्स और मिल गए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम, जैसे कि किसी के लिए गिफ्ट बॉक्स बनाना है, बर्थडेज आ रहे हैं किसी के, तो मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा स्कूल के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए कर लिया काम। फिर मैं 11th-12th में भी साथ साथ थोड़े प्रोजेक्ट्स करती रही और मेरी साइड इनकम जनरेट होती गई। फिर 12th के बोर्ड्स हुए और रिजल्ट तक मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू कुछ अपना स्टार्ट कर। तो फिर द क्रिएटिव बड आया। फिर मैंने DU से इंग्लिश ऑनर्स लिया, बट तब तक मेरा बिजनेस थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया था। जब मैंने इंस्टाग्राम पे पहला अपना एक्सप्लोजन बॉक्स बना के डाला, एक कार्ड टाइप होता है वो मैंने बना के डाला, तो अगले दिन ही मुझे एक ऑर्डर आ गया और मैंने वो सेल कर दिया एक ही दिन में बना के, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ, मेरा काम लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े ऐसे काम करती रही, लोगों के प्रोजेक्ट्स बना रही थी। फिर मैं ऐसे एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एक कैलेंडर दिखा, तो मैंने एक कैलेंडर पेंट करके पूरा बनाया। मैंने बनवाया, मैंने वेंडर्स के धक्के खाए, मैंने ट्राई किया अलग अलग लोगों से बात करने में। वहाँ पे मुझे थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। उनको लगा कि पता नहीं क्या बोल रही है ये, इसके साथ टाइम देना कुछ वर्थ इट होगा या नहीं। बट अल्टीमेटली एक वेंडर ने मुझे कहा कि ठीक है मैम, हम ट्राई करते हैं आपके साथ। और उसी के साथ साथ मुझे और मोटिवेशन मिलती गई कि हाँ, मुझे कुछ और भी मैं और भी चीज़ें बना सकती हूँ। जब मैंने वो कैलेंडर डाला तो मैं बहुत डरी हुई थी कि ये चलेगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास उस टाइम से 150 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जब मैंने वो डाला तो मुझे सडनली उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया और वो मेरे बिक गए मोस्टली। मेरे पापा ने ऐसे मजाक में बोला था जब मैं डालने वाली थी उससे पहले कि कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बिकेंगे तो हम घर वालों को दे देंगे, ऐसे रिश्तेदारों में बांट देंगे। और वो सरप्राइजिंगली बहुत, मतलब मेरे मैक्सिमम निकल गए। कितने छपवाए थे हाँ, कैलेंडर्स? 30 प्रिंट कराए थे मैंने, और उसमें से 25 मेरे सोल्ड आउट हो गए और थे। कितना प्रॉफिट बना? प्रॉफिट मेरा 50% का मार्जिन लेके मैंने डाला था, क्योंकि मेरे को सिर्फ बेचने से मतलब था। उस टाइम मेरा प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं था। फिर मेरा ऐसे ही हुआ, थोड़ा बहुत मैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रही थी। मैं स्टेशनरीज पे जाती थी उनको ये बताने के लिए कि अगर कोई आपके पास बच्चा आए बनवाने के लिए प्रोजेक्ट तो मेरा नंबर दे देना। तो वहाँ से भी मेरे थोड़े प्रोजेक्ट्स आए। फिर मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ रही थी। मुझे उस साल लकीली मेरे को वो कॉलेज मिल गया जो मुझे चाहिए था। अभी आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं? आप कितना बड़ा आपका बिजनेस है? आप अकेले ही हैं कि और भी आपके साथ टीम है? और आगे 6 महीने का, साल भर का क्या प्रोजेक्ट्स लेके चल रही है? पैसा कमाना है कि सेवा करनी है बस ऐसे जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फन? मेरे अभी इंस्टाग्राम पे 700 फॉलोअर्स हैं, बट वो 700 मेरे कस्टमर्स हैं। क्या बात है। मतलब मेरे पास थोड़े थोड़े ऑर्डर्स डेली आते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ के। मेरी जो टीम है वो मैं इंडिविजुअली ही संभाल रही हूँ। जब जैसे पीक सीजन्स वगैरह होते हैं, लाइक वेडिंग सीजन, तो मैं वेडिंग इनवाइट्स वगैरह भी बनाती हूँ। तो थोड़ी हेल्प ले लेती हूँ फ्रेंड्स एंड फैमिली की, जिनको थोड़ा मैं ट्रस्ट करती हूँ उनसे। तो अब मेरा रेवेन्यू जो जनरेट होता है, इट डिपेंड्स, समटाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू 10,000 एंड समटाइम्स 50,000 भी पहुँच जाता है पर मंथ। या व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? 6 मंथ्स में कहाँ देखते हैं अपने आप को प्रेरणा? 6 मंथ में मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा पैसे सेव करके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैंने एक रोजेस का काम सोचा है और एक ज्वेलरी का भी, मतलब इसी में ऐड करने का, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड हैं सारी चीज़ें। प्रेरणा, मैं आपके एटीट्यूड की दाद देना चाहता हूँ। आपने स्कूल में रहते हुए
स्कूल प्रोजेक्ट को लेकर रेवेन्यू सोर्स बनाया, उससे एक्सपेंड किया। मतलब आपके खून में, इंस्टिंक्ट में बिजनेस है। और आपने जिस तरह से जुगाड़ का यूज किया है, प्रिंटर से नेगोशिएट किया है, आप तो इस एज पे ही इतनी नॉलेजेबल है, मुझे मालूम है बहुत सक्सेसफुल होंगी। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा। ज्यादातर गिफ्ट बास्केट कारोबारियों को 15 से 30% मुनाफे की उम्मीद। गिफ्ट शॉप खोलने के लिए औसतन 70,000 से 80,000 रुपए की जरूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली आइकन ऑफ भारत आ रही है आमची मुंबई से। कैसे ये दिल्ली से मुंबई पहुंची, कैसे इन्होंने शुरू किया किड्स अपैरल का बिजनेस, जानते हैं कहानी आस्था शर्मा की। मेरा नाम आस्था है और मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब दिल्ली से किया और मैंने फिर 3 साल जॉब किया फैशन इंडस्ट्री में। इसलिए मुझे किड्स वेयर में ही ब्रांड स्टार्ट करना था। बट जब मैं जॉब करी थी उसमें बीच में मैं मुंबई शिफ्ट हुई। मैंने थोड़ी बहुत जॉब सर्च करी बट नहीं मिली। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल्स भी रहे बिकॉज फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं था। इसलिए मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं बाहर से स्टिच करवाती थी, अपने डिज़ाइन करवाती थी। 4-5 मंथ्स पहले मैंने एक छोटा सा अपना वर्क स्पेस लिया, मैंने अपना किड्स वेयर स्टार्ट किया। नमस्ते। नमस्कार आस्था जी, आप जो इतने खूबसूरत कपड़े के साथ आज आई हैं, हाँ जी। आपकी क्या कलाकारी है, क्या करती है, देश के युवाओं को, बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहती है, हम लोग बहुत ही इच्छुक हैं कि आप कुछ बताएं और हम लोगों को भी प्रेरित करें। तो मेरा नाम आस्था है और मैं मुंबई से आई हूँ। मैं वैसे हिमाचल से हूँ, हमीरपुर। तो बचपन से ही, क्योंकि मैं एक डिफरेंट हूँ, तो पेरेंट्स को बहुत चिंता थी कि मैं हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो अगर मेरी शादी नहीं भी हुई तो मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहिए। इसलिए बचपन में उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया पढ़ाई के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। तो क्योंकि मुझे फैशन लाइन में जाना था, इसलिए उसके बाद मुझे पढ़ाई मतलब थोड़ा वो हो गया था, इसलिए मैंने लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया एंड आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़। और उसके बाद मैंने गैप में जॉब किया 3 साल। फिर मैं जब जॉब कर रही थी तो बीच में मेरे पेरेंट्स वांटेड मी टू गेट मैरिड, इसलिए मेरी शादी हो गई, अरेंज मैरिज, एंड आई शिफ्टेड टू मुंबई। नाइस। तो इसलिए, लेकिन वहाँ पे भी बिकॉज आई स्टे इन नवी मुंबई, तो मैंने वहाँ जॉब का भी बहुत ट्राई किया बट नहीं मिला मुझे जॉब। मैंने फर्दर स्टडीज़ करी 1 साल और मास्टर्स किया फैशन मैनेजमेंट में, बिकॉज मुझे लगा वो पढ़ाई में भी इनफ नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। इसलिए तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने फिर जब पढ़ाई करी देन ऑल्सो मैंने जॉब का ट्राई किया बट वही बिकॉज ऑफ सेम रीजंस। तो फाइनली मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। और बट अगेन आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ, सो बिकॉज ऑफ दैट। तो कोई बात नहीं। बोलिए, कोई बात नहीं। आराम से बोलिए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आस्था जी, आप देश में कई लोगों की आस्था है आपका हाँ, आप ये ऐसे बहुत ऐसे अच्छा मत कहानी कीजिए। है। हाँ जी। उसके बाद फिर 6 महीने तक थोड़ा स्टॉप हो गया बिकॉज मेरी मदर इन लॉ भी अकेली थी। सो फिर बट उसके बाद मुझे पता था कि मुझे अपना ही स्टार्ट करना है, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और मैंने अपनी सेविंग से, बिकॉज मुझे थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प नहीं लेना था, मैंने गैप में अपने पीएफ अकाउंट से किया। और कैसे मैंने ये स्टार्ट किया, मैं खुद से बाहर से स्टिच करवाती थी और फ्री में मैंने सब कितने पैसे से चालू किया, बता पाएंगे वो नंबर? 3 to 4,000। 4,000 में आपने हाँ अपना जी। बिजनेस चालू कर हाँ, दिया। मैंने थोड़े से क्या बात फैब्रिक है। लेके आई मैं। उसके बाद मैंने डिज़ाइन किए और ये सब जो है वो मैं मतलब पेंट करके डिजिटल प्रिंट्स भी करवाती थी। क्या बात है। कि किसी को भी कुछ अपना भी कुछ बनवाना हो तो मैं प्रिंट करती। किस नाम से आपका ब्रांड? द लिटिल बीम। द लिटिल बीम। बीम, हाँ। ये नाम कैसे आया? मतलब बीम इज लाइक अ लाइट। आई लव Yes, किड्स। yes. मतलब मेरे को किड्स में ही कुछ करना है, क्योंकि मैंने गैप में किड्स के में ही अंडर काम किया है एंड आई लव किड्स। क्या और बात है। बहुत कलरफुल रहते हैं उनके क्लोथ्स, इसलिए मैंने हाँ,
और फिर जब मैंने स्टार्ट किया फिर ऑफ कोर्स सबने मुझे बोला फ़ोटो शूट्स करवाओ मैं, बट देन ये बहुत फाइनेंशियल वो होता है, तो मैंने अपनी बड़ी भाभी को और उनके बेबीज़ को क्लोथ्स पहनाए। आई डिड माई फ़ोटो शूट ऑफ माई ओन, सब कुछ मैंने खुद से करा। और जब मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो मैंने एक छोटा सा वर्क स्पेस लिया और मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। क्या बात है। फिर मुझे एक लेडी ही चाहिए थी, बिकॉज आई थिंक कि आप भी बहुत सुंदर है, आप खुद ही को बनाइए, कहाँ मॉडल ढूंढते फिर रहे हैं? नहीं, किड्स का है तो बच्चे ही ठीक चाहिए। है। आई नो वैसे, बट फिर भी तो आस्था, आप किस तरह से इन कपड़ों का, जो बहुत ही सुंदर आपने बनाए बच्चों के कपड़े, तो हाउ आप इनकी सेल कहाँ करती हैं? ऑनलाइन ही करती हाँ हैं? ऑनलाइन। तो आपको रोज ऑर्डर्स आ जाते हैं या हाँ फिर? हाँ जी। अच्छा। अभी पहले नहीं आते थे, बट नाउ आई गेट किन ऑर्डर्स। प्लेटफॉर्म से आते हैं आपको ऑर्डर? इंस्टाग्राम एंड आई हैव माय सो ओन। यू आर ऑन इंस्टाग्राम एज या वेल? या या द लिटिल बीम स्टोर यू तो I will आपने follow you. सोचा कि Yeah. कभी बाहर भी, जैसे किसी दुकान में भी रखने या की? और आई मैंने सोचा भी है और मैंने एक दो को बोला भी है, बट रिटेल स्टोर में ऐसा होता है कि दे आर वेरी सिंपल, लाइक सिंपल फ्रॉक्स एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए मुझे है कि मैं अपना खुद का स्टोर खोलूं रिटेल। तो आई वांट कि लिटिल बीम इतना आस्था ज़्यादा। जी, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है। हाँ जी। इस कार्यक्रम के पहले और इस कार्यक्रम के दरमियान प्रफुल्ल से नज़दीकी काफ़ी मेरी बढ़ गई। मैं इसे बेटा बेटा बुलाता हूँ। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई आउटलेट खोलेंगी, हाँ जी। कोई अच्छा काम करेंगी, कोई शोरूम खोलेंगी, तो उसमें मेरा बेटा आपको प्रफुल्ल यानी नहीं, आप पूरी मुझे- ताकत के साथ आपको मदद करेगा। हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। Thank you, और thank you आस्था so जी, इस बात का आप आस्था रखिए, हमारे जीवन का अनुभव है और हमने अपने जीवन में हर सपने को, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूँ, हर सपने को पूरा होते देखा। सही बात है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि आप कितना देर तक धैर्य बनाए रखते हाँ हैं। जी। आप बहुत बड़ा करिएगा, बहुत बड़ा काम करिएगा। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत तो बन चुकी है इस शो के बाद, और मेरा विश्वास है कि देश विदेश में भी आपके ब्रांड के कपड़े छाए रहेंगे। बाकी आप लोग कितना पैसा लगेगा आपको आपका दुकान खोलने के लिए? स्टोर के लिए एक्चुअली आई थिंक अगर अपना मतलब न्यू बॉम्बे में भी अगर देखें तो 50 to 60,000 इज रेंट। रेंट होता है। हाँ, तो क्योंकि- टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ चार्ट बनाया आपने कि कितना पैसा मतलब लगेगा? अरे यार, तुम बना देना। नहीं, मैं उनसे ही बस और एक ये अमाउंट अपना- पूछना चाहता हूँ। 2 हो to जाएगा। 3 लाख आई गेस। 3 लाख। Yeah. तो 3 लाख रुपीस MBA चावला आज सबके सामने बोलता है, इनको पैसे Thank देगा you 3 so लाख much. रुपए। ये लिख के मतलब बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड है। 3 आस्था, लाख आपके- रुपीस फ्रॉम अस। मुझे आइडिया दो, ऑर्डर्स कितने आते हैं महीने के? महीने के मतलब मेरा अगर प्रॉफिट है तो 40 to 50,000 अभी नहीं, होता मतलब कितने पीसेस सेल होते हैं महीने? है। ऑन एन एवरेज पर डे 2 or 3 वेरी समटाइम गुड। इट्स मतलब 5। महीने के बहुत 50-60 तो बहुत बिक अच्छा, जाते बहुत हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा अच्छी अच्छा। शुरुआत business है। हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा। एक्चुअली मैंने रेट ज़्यादा नहीं रखे हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि डिज़ाइनर वेयर्स जो कितने महंगे होते हैं वो सब अफोर्ड कर सके। तो लाइक 500, 1000, 2000, नॉट मोर देन दैट। और कोई मैसेज देना चाहती है आप हमारी जनता को? हाँ, मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर क्या सकता है। बात है। बहुत हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका सपना जरूर साकार होगा। सब लोग आपके साथ हैं। यहाँ पर आने का बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you बहुत so much. अच्छा लगा हम लोग Thank को। you. बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में वैश्विक बच्चों के कपड़ों का बाजार 10,75,667 करोड़ रुपए का। ब्रांड वाले और गैर ब्रांड वाले कपड़ों का मुनाफा 25% से 50%। बच्चों के कपड़ों का कारोबार शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। ये आए हैं चंडीगढ़ से। तो अब हम आपको मिलवाएंगे इस मंच पे साहिल अरोरा और जसनीत दुआ जी से। हाय, मेरा नाम है साहिल हाय, मेरा नाम है जसनीत। और हमारे साथ एक वर्चुअल पार्टनर और है रोहित सर, जो कि क्वांटिफायर्स की बैकबोन है। सो हम 3 लोग हैं। हमें पढ़ाने का शुरू से ही बहुत शौक था। टीचिंग इज़ द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स अस, राइट। तो हमने सोचा कि इससे कुछ किया जाए। तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है 2018 में, जब हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया क्वांटिफायर्स नाम का, और आज हमारे पास उसमें 16,000 मेंबर्स हैं। कैसे हमने एक फेसबुक ग्रुप से शुरू होकर विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कुछ एक्सपीरियंस जोड़े, उन्हें फ्री में पढ़ाया, उसके बाद बहुत कम फीस पे पढ़ाया। आज की डेट में हमने चंडीगढ़ में एक ऑफलाइन सेंटर रन कर रहे हैं।
ये हमारी जर्नी कैसी रही, हमारे स्ट्रगल्स क्या थे, क्या कुछ था, इसी को हम आगे बताने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच NDTV फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम जनता को बता सके कि हमारी जर्नी क्या थी और क्या हमने किया। हाय सर। नमस्कार। साहिल भाई, जशनीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइकन्स ऑफ भारत में। प्लीज़ आपकी कहानी बताइए। हम टीचर्स हैं बाय प्रोफेशन, राइट। मेरी जर्नी शुरू होती है व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, राइट। मैं चंडीगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 35 में पढ़ता था उस वक्त। रिसेस के टाइम हम बच्चे खेलते होते थे, तो खेलते खेलते एक दिन ना मैं जाके टीचर वाली कुर्सी पे बैठ गया। तो बैठ के मैंने क्लास देखी, सारे बच्चे सामने बैठे हैं, लंच कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया बैठ के। मैंने कहा मतलब टीचर के तो अलग बिल्कुल मज़े होते हैं। टीचर सबको देख रहा है, टीचर डांट भी सकता है। मैं टीचर बनूंगा। स्कूलिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और उस इंजीनियरिंग के दौरान भी मैंने अपनी टीचिंग कंटिन्यू रखी। मैं होम ट्यूशन्स देता रहा जस्ट बिकॉज कुछ अपने खर्चे निकलते रहेंगे अच्छे से, राइट। 2 साल इंजीनियरिंग जब मेरी ख़त्म हुई, आई वॉज क्लियर कि मुझे टीचिंग में कुछ करना है, तो उससे पहले टीचिंग में ही कुछ करूँगा मैं। तो मैंने 2 साल एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया चंडीगढ़ में, जहाँ पे मैं जसनीत सर से मिला। मैंने MBA करी 2015 से 17 UBS से, और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब करी और वहाँ से क्वांटिफायर्स बना। बट उससे पहले जसनीत सर, आपका टीचिंग का नो बिफोर आई स्टार्ट, मैं जस्ट नीड 2 minutes ऑफ योर्स। तो मेरे जो क्लोज वंस हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको ऐसा लगता है मैं बहुत ही पुअर डिसीजन मेकर हूँ। मैं हमेशा से नंबर्स में बहुत अच्छा रहा हूँ, ऑलवेज गुड इन कैलकुलेशंस। तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसमें अराउंड देवर 400 to 500 स्टूडेंट्स, और उसमें मैंने टॉप किया था। तो उस दिन मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि मुझे एप्टीट्यूड की फील्ड में ही कुछ करना है। उस दौरान मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ टीचिंग लाइन में ही करूँगा। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया क्योंकि टीचिंग लाइन परस्यू करनी थी। तो हमने एक इंस्टीट्यूट लाइन जो ज्वाइन किया जहाँ साहिल मेरे को मिला। अब जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ही पुअर डिसीजन मेकर हूँ। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये चाहते थे कि हम लोग सारे जो और भी पेपर्स होते हैं वो हमें देना चाहिए ताकि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें। तो एक पेपर होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, आई होप आप लोगों ने सुना हो, जो SSC, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा वो दिया, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन मेरा वो क्लियर हो गया और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज की जॉब लगी। अब लेकिन घर वालों को लगा कि एक्साइज की जॉब में जाना चाहिए, तो आई वेंट टू बॉम्बे। मैंने 2 महीने जॉब भी करी, बट मेरा टीचिंग से इतना प्यार था कि आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई केम बैक। तो फिर यहाँ से मैं साहिल सर को जब मिला, तो फिर यहाँ से हमने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करी जिसका नाम है क्वांटिफायर्स। ये बताइए, कैट कोचिंग भी काफ़ी लुक्रेटिव हो सकती है क्योंकि स्टूडेंट्स की कमी तो नहीं है, तो इसमें कुछ भी 2 लाख आपकी- लोग देखते हैं, अभी भी 2 लाख देते हैं। 2 लाख। तो आपकी कमाई तो यहाँ पे भी अब अच्छी होगी मेरे हिसाब से। मैम मैं बताता हूँ, 2018 में जब हमने ऑनलाइन शुरू किया, पहले वी टॉट फॉर फ्री, हमने 7 महीने फ्री पढ़ाया। फ्री पढ़ाया। 2019 में हमने जो पहला बैच लॉन्च किया, उसकी हमने फीस रखी थी 3000 रुपीज फॉर द कंप्लीट कोर्स। अभी कितनी है आपकी फीस? अभी फीस 17,500। एंड बैच साइज क्या है? अभी सर इस वक्त 160 के अराउंड है। आप कोई और शिक्षा अलग से देते हैं, क्योंकि सब क्वांटिटेटिव पढ़ा रहे हैं, सब LRDI पढ़ा रहे हैं। आप कोई अलग उनको फ्यूचर गाइडेंस देते, करियर गाइडेंस देते कि नहीं भाई ये नहीं तो ये तो कर ही लेंगे? सर अगर मेरे पास फ़ोन में ऊपर छोड़ाया होता तो मैं आपको एक मैसेज दिखाता। मेरे स्टूडेंट ने मुझे 4 दिन पहले किया। उस स्टूडेंट का सेकंड अटेम्प्ट था कैट का। पहले अटेम्प्ट में उसके अराउंड 50 परसेंटाइल थे, इस साल उसके 98 परसेंटाइल थे। उसने 2 साल हमसे ही कोचिंग ली। उसने मुझे सिर्फ एक बात कही कि साहिल सर, जब मैं आपसे पढ़ता हूँ ना, आप हमेशा एक बात कहते हो कि मेहनत करना सीखो। अगर आपका कोई टारगेट है ना, ऑनेस्ट एफर्ट डालो एंड मूव इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट हैं तो शायद आपको देर लगेगी, लेकिन वो पक्का मिलेगा। तो कहता सर मेरा अभी IIM शिलोंग का वेट लिस्ट है उसका, जो कि पक्का कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ है। कहता अगर मेरा IIM शिलोंग नहीं भी हुआ ना, मुझे पता है कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगा, क्योंकि मैंने 2 साल आपको यही करते देखा है। क्या हुआ? वाह, बहुत आपको- अच्छा। और हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। मैं भी शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के साथ साथ मैं आप दोनों को प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके भीतर छिपे शिक्षक को मैं पहचान पा रहा हूँ। आप जैसा शिक्षक जो मेहनत कर रहा है, या देश में जो शिक्षक बनना चाहते युवा लोग, उनको क्या संदेश दे सकते हैं? आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस कठिन परिस्थिति में? बहुत अच्छा सवाल है। जो आपने बात बोली ना, मैं एग्री करता हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। हम टोटल 4 टीचर हैं और 4 इंटर्न्स हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया ना सर, हमने 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था।
हमने हमारी जो वेबसाइट थी वो भी मैंने खुद बनाई थी, मतलब वो सीख के वर्डप्रेस पे। फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया हमने बाय द नेम कैट प्रिपरेशन क्वांटिफायर्स। आज उसमें 16,000 लोग हैं। उस ग्रुप में मैंने फ्री क्लासेस दी, उस ग्रुप के थ्रू ही मैंने अवेयरनेस करी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें आज भी लगता है कि हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट चाहिए भी नहीं हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट हियर फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें कर लेंगे, वो धीरे धीरे हो जाएगा। बट जब हम ये चीज़ देखते हैं ना कि कुछ ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनके बैक स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कुछ भी दे आर डूइंग मच बेटर देन अस। मेरी जो फाइनेंशियल बैकअप है, जो कुछ भी हमारा है, मतलब आई ओ दिस टू माई पेरेंट्स ऑल्सो। आज की डेट में अगर मेरी सर रात को 12:30 तक क्लास होती है ना, पापा जागे रहते हैं कि तेरी क्लास कैसे जा रही है, बच्चों ने क्या बोला, बच्चे कितना अच्छा बोल रहे हैं तेरे को। पहले कहते हैं सन्नी तूने कितनी बेवकूफ़ी करी, एदा तना पट्ठा बैठा हुआ है, दिमाग फिरा हुआ था। पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, दिमाग फिरा हुआ तेरा। आज की डेट में पता है क्या कहते हैं, ये लड़का बहुत रिस्की है, इसने नौकरी छोड़ दी अपनी, अपना ड्रीम करने नौकरी छोड़ दी इसने अपनी। तो व्हेन आई हियर हिम सेइंग दिस नो, मेरे को लगता है कि हाँ, आई हैव अचीव समथिंग। पेरेंट्स की बिलीफ चेंज हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब जो पेरेंट्स की दुआएं आपके लिए कुछ कर सकती है ना, वो चीज़ कुछ और नहीं कर सकती। पैसा सब कुछ एक अलग चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और अच्छा बोला आप लोगों ने। साहिल एंड जशनी, छोटा सा एक्टिविटी कर दीजिए। मुझे जब तक लग रहा है आपकी ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट है ये, पलट जाइए, थोड़ा मार्केटिंग कीजिए। आपके स्टूडेंट 117 नहीं 11,000 डिजर्व करते हो, आप ऐसे कर जाओ। थैंक यू सो मच। पीछे मुड़ जाओ, ब्रांडिंग दिखाओ भाई इनको, एक्शन Quantifiers, क्या बात है। थैंक यू, अच्छा काम करते रहिए आगे। बहुत बहुत ऑल द शुभकामनाएं। बेस्ट। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कम से कम 60,000 से 70,000 रुपए चाहिए। भारत में कोचिंग कक्षाओं का मार्केट साइज 2022 में 3,993.45 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। बैंकों और NBFC से इसके लिए मिलता है कर्ज। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारी अगली आइकन ऑफ भारत से। इनका नाम है स्नेहा नारंग। ये दिल्ली में होम बेकरी चलाती हैं। इतने ब्यूटीफुल और टेस्टी केक्स बनाती हैं कि चलिए इनसे सुनते हैं इनकी कहानी इस मंच पर। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा नारंग एंड मैं दिल्ली से हूँ। मेरे ब्रांड का नाम है बेक्स अनलिमिटेड। जो जर्नी रही है मेरी तकरीबन 10 साल की है और ये जो बेकिंग स्किल है ये मैंने अपनी मदर से ली है। जो जर्नी रही है मेरी 10 साल की आसान नहीं थी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे क्योंकि कंपटीशन बहुत है। पर जब मैंने शुरू किया, बहुत क्लियर विजन था मेरा कि मुझे बेक प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने हैं जिनमें टेस्ट हो, फ्लेवर हो और जो सिर्फ दिखने में ही अच्छा ना हो बल्कि खाने में बहुत ही बेहतरीन हो। यही जर्नी है मेरी। थैंक यू टू NDTV एंड फ्रीडम ऐप। हेलो एवरीवन। हेलो, नमस्कार। नेहा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप एब्सोल्युटली कोई मिठास भरा काम कर रही हैं। यस सर। हम लोग जानना चाहते हैं इस कहानी की शुरुआत, कहानी कैसे आगे बढ़ी, आज कहाँ पर हैं, पूरा बताइए हमें। ऑफ कोर्स। सो मेरा नाम स्नेहा नारंग है, मैं दिल्ली से हूँ एंड मेरे ब्रांड का नाम बेक्स अनलिमिटेड है। सो इस ब्रांड की शुरुआत तकरीबन 10 साल पहले हुई एंड बेकिंग जो है ये स्किल मैंने अपनी मदर से ली है। सो आई हैव ग्रोन अप सीइंग हर बेकिंग एंड इंटरेस्ट था मुझे, बट शायद कभी ऑनेस्टली सोचा नहीं था कि शेफ़ बनूंगी या बेक इसको प्रोफेशनली करूंगी। सो इससे पहले मैंने डिप्लोमा किया है ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, थोड़ा टाइम वर्क किया है टूरिज़्म सेक्टर में, बट मुझे कुछ इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। एंड जब मुझे था कि और मेरे को ये भी था शायद शुरू से कि थोड़ा कुछ अपना काम करना चाहती थी। 9 साल ऑलमोस्ट मैंने अपने पेरेंट्स की किचन से ही काम किया है, जिस किचन में नॉर्मल घर का खाना बनता था एंड एवरीथिंग, वहीं से काम किया है। एंड अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही मैंने अपना सेटअप पूरा किया है बिकॉज आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, बट दिल्ली NCR पूरे हम डिलीवर करते हैं। सो अब ऑलमोस्ट 9.5 साल बाद मेरा खुद का सेटअप है। तो सबसे पहले सोचा कि एक ईमेल आईडी बना लेती हूँ कि एक प्रोफेशनल थोड़ा लगे अगर किसी को बताना होता है। सो ईमेल आईडी बनाया, फ्रेंड के घर सोच बैठे एंड आई थिंक स्टेप बाय स्टेप जब 10 साल हो गए शायद पता भी नहीं चला।
अगर छोटे से छोटे स्केल पे शुरू करना हो किसी कोई बिजनेस तो कितने पैसों में शुरू कर सकते हैं? मैम छोटे से छोटे स्केल में भी शुरू करना है तो कम से कम 5-10 हज़ार मैं कहती हूँ क्योंकि आप कुछ भी क्या होता है इस लाइन में कि आप जितनी क्वांटिटी कम करेंगे आपका प्राइस उतना बढ़ जाएगा, क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी प्राइस उतना कम हो जाता है वेरिएबली। जब मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 100-200 रुपीज़ पर किलो चॉकलेट से, और जो मैं आज यूज़ करती हूँ वो तकरीबन 2,500 रुपये किलो चॉकलेट का यूज़ करती हूँ। सो अगर हम देखें तो एवरीथिंग प्लस पोस्ट कोविड तो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। क्वालिटी तो आप अच्छी वाली चॉकलेट यस और शुरू से ही जो एक परसेप्शन था, मतलब जिस पर्सपेक्टिव से मैंने स्टार्ट किया था वो ये था कि अगर हम केक खा रहे हैं तो उसमें फ्लेवर होना चाहिए, एक सोल जिसको हम कहते हैं खाने का वो होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। मुझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए या एक शौकीना ऐसे शुरू नहीं किया था। बहुत क्लियर थी कि मदर को कैसे देखा है, जब गेस्ट आते थे घर में तो इतनी तारीफ करते थे, तब मम्मी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। अच्छा ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है अगला 4-5-7 सालों में? सो फ्यूचर प्लान ऐसा जो था ये था कि एक कैफ़े खोलना है, छोटा ही हो, बहुत बड़ा नहीं हो, बट लोगों को पता चले कि जो चीज़ें बन रही हैं वो अच्छी हैं। ऐसे नहीं फैलाना था कि सब कुछ कर रही हूँ बट टेस्ट किसी में नहीं है। आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हर दूसरे तीसरे घरों में मैं देखता हूँ महिलाओं को, औरतों को, वो बेकिंग में और किसी कारणवश किसी ना किसी बिजनेस में घुस रही है। तो हाउ वुड यू मेक योरसेल्फ डिफरेंट, क्योंकि फिर तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैंने किस लिए स्टार्ट किया था। अब आजकल अगर हम देखते हैं तो सिर्फ होम बेकर्स बात करते हैं तो प्रॉबेबली हाफ ऑफ देम आर नॉट इवन शेफ्स बाय डिग्री। जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया कि मेरे को बेसिक नॉलेज थी, बट जब मुझे लगा कि मेरे को इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाना है, आई एक्चुअली जॉइंड अ culinary स्कूल। मैंने डिप्लोमा किया इन बेकरी एंड पेटिसरी, काम किया है होटल्स में 18 to 20 आवर्स। आई वर्कड एवरी डे एंड आई स्टिल वर्क दैट। धीरे-धीरे लेके बढ़ना चाह रही है। क्वालिटी ट्रेनिंग है आपकी। एग्जैक्टली। एक सवाल, आप कह रहे हैं कैफे शुरू करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ अपना कैफे खोलने की बजाय मान लीजिए एक देश का एक बहुत बड़ा कैफे चेन जिसके 100 आउटलेट्स हैं देश में, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि सारे मेरे केक सप्लाई कर दो, बिल्कुल कर सकते तो वो कैसा रहेगा? वो क्यों नहीं पिच करती आप कैफे ओनर को? बिकॉज बेक्स अनलिमिटेड इसी पर्सपेक्टिव से स्टार्ट हुआ था कि मैं बना रही हूँ, मैं क्वालिटी कंट्रोल कर सकती हूँ, टेस्ट कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मुझे फ्रेंचाइजी या वो नहीं है, उससे मैंने स्टार्ट किया था, जिस एक पैशन और एक जिस क्लियर नोशन से, वो मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। एक जापान में एक व्यक्ति है, वो क्या करते हैं कि मछली बना के लोगों को खिलाते हैं, फिश। तो वो सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे, बाजार से जाते हैं, एक खास मछली लेके आते हैं और उसको बना के बेचते हैं। उनकी दुकान इतनी चलती है कि उसमें 3-3 साल का ऑनलाइन वेटिंग है, आप सर्च करिएगा। और उसमें जब भी अमेरिका से राष्ट्रपति जाते हैं, ओबामा या कोई, तो उस दुकान में ज़रूर खाना खाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं छोटी ही दुकान हो लेकिन पूरा इसका क्वालिटी कंट्रोल हो, दुनिया में नाम हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी भी दुकान वैसी ही हो, एक ही हो, लेकिन बड़े बड़े लोग आके केक खाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही है और प्लीज लगे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुनिया भर में बेकरी के सामान का बाजार 2020 में करीब 26,40,324 करोड़ रुपए था। बेकरी के कारोबार में औसतन मुनाफा 20% से 35%। घर में बेकरी 50,000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ खोली जा सकती है। अब वक्त हो गया है कि मैं मंच पे बुलाऊं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत को। ये हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं और ये हमें सिखाएंगे कि कैसे अंजीर को उगाया जाता है। चलिए मिलते हैं बसावा नागेंद्र राव जी से। नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र राव, मैं आया हूँ तेलंगाना स्टेट से। मेरा प्रोडक्ट है अंजीर ड्राई फ्रूट। मैं ये बना रहा हूँ 8 साल से, और पहले थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ, फिर बाद में अभी अच्छा क्वालिटी मिल रहा है और अच्छा मार्केट में अच्छा रेट में भी बेच रहा हूँ।
मेरे पास जो काम करते हैं वो सब लोग 10th क्लास और इंटरमीडिएट में वो डिग्री वगैरह वो पढ़ने वाला समर हॉलीडेज में आके मेरे पास काम करके वो कमा के मार्केट में मेरा माल बहुत अच्छा बिक रहा है, क्योंकि ये जो अपना है केमिकल फ्री विदाउट प्रिजर्वेटिव्स आल्सो पूरा भारत में बेच रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। नमस्ते। स्वागत है बसावा जी आपका इस मंच पर। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अंजीर, जिसको हम लोग पहले सोचते थे गल्फ से लोग ला सकते हैं, जी। अपने देश में उगा रहे हैं। तो इस अंजीर की खेती कैसे होती है, गल्फ में जो अंजीर मिलता है उसके मुकाबले अंजीर कैसा है, थोड़ा दर्शकों को अपनी कहानी बताएं कि आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे। जी, ये गल्फ से ज़्यादा ना इम्पोर्ट होते सर, अपने को अफ़गानिस्तान से ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानिस्तान से होता और टर्की से होता और इजिप्ट से होता सर ये। और हमें भारत में जो खा रहे हैं वो 100% इम्पोर्टेड फ्रूट ही खा रहा हूँ। अभी तक अपना भारत में ये जो अंजीर ड्राई फ्रूट कोई भी बनाया नहीं अभी तक, क्योंकि बनाया मगर ये मेरे पास ये जो है ये दूसरा वेराइटी है। उनके पास जो वेराइटी है वो थोड़ा ब्राउन कलर रहता है, वो बनाने के बाद काला हो जाती, तो इसलिए ट्राई करके उन्होंने सब लोग बंद कर दिया। और क्या है ये अपना ये फ्रूट का वेराइटी डियाना बोल के अपना पास जो भारत में मिलता है वो 3 वेराइटीज़ मिलता है। इसमें ये जो अपना डायना है इसमें मीठा ज़्यादा रहता, तो इसलिए ये ड्राई फ्रूट बनाने इससे होता। दूसरा वेराइटी से बनाए तो काला होता, तो इसलिए मैंने ये डायना ड्राई करके बेच रहा हूँ सर मैं। इसका आइडिया कैसे आया, थोड़ा विस्तार दीजिए। कब से शुरू कर रहे हैं, पहले कौन धंधे में थे, कि शुरुआती कितने साल हो गए, कितने लोग हैं, कितना व्यापार है, क्या इसका भविष्य है। सर मेरा पिताजी वो भी बचपन से एग्रीकल्चर करते सर, किसान है उन्होंने भी। तो फिर बाद में मेरा इंटरमीडिएट एजुकेशन होने के बाद मैं भी एग्रीकल्चर में आ गया। तो फिर वो टाइम में हमें कॉटन सीड प्रोडक्शन करता था। कॉटन सीड प्रोडक्शन। तो ये कॉटन सीड करने के टाइम पर अपने पास मौसमी भी था, मौसमी भी एक 30 साल किया। फिर बाद में मौसमी निकाल के अनार लगाया। अनार में बहुत ज़्यादा बीमार आती, वो देखो बचपन से हमें तोड़ने से पहले 3-4 दिन पहले भी बीमार आ सकती, उसको आने के बाद पूरा ख़राब हो जाती। तो इतना इन्वेस्ट करके वो हमें खाने के टाइम में ख़राब हो जा रही। तो इस 4-5 साल में एक बार अच्छा मिल रहा पैसा, मगर 4 साल नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए उस बारे में सोच के ये कैसा करेंगे बोल के इसके बारे में मुझे थोड़ा पता लगा। कहाँ से आइडिया आया अंजीर? ये अपना मेरा दोस्त हैदराबाद में एक आदमी वो अनार का सीड पैक करके भेज रहा था सर, उन्होंने एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने। तो उनको मिला इसके बारे में टेक्नोलॉजी बोले तो ये ड्राइंग का नहीं, अंजीर लगाने का लगाओ बोल के उसका फ्रेंड कहीं इजराइल में इसको एडवाइस दिया। तो इन्होंने यहाँ आके कौन सा वैरायटी लगाना बोल के वो सोच के फ्रेश फ्रूट बेचने के लिए अपने पास पुणे रेड बोल के एक वैरायटी है सर, अपना पुणे एरिया में बहुत ज़्यादा कल्टिवेट कर रही हूँ। इनके पास इन्होंने इसको मिला ब्राउन टर्की बोल के एक वैरायटी मिला सर मेरे दोस्त को। वो ब्राउन टर्की इन्होंने टिश्यू कल्चर में डेवलप करके कुछ वो क्या किया मुझे तो पता नहीं। ये वैरायटी लगाओ, डायना लगाओ, लगा के इसको ड्राई करने का प्लान कीजिए बोल के उन्होंने थोड़ा बहुत एडवाइस दिया। तो वास्तविक जी जो फ्रेश अंजीर होता है उसका दाम कितना होता है? 150 रुपए किलो। और जब इसको सुखा के आप बेचते तो कितना भाव मिलता है? मैं बेच रहा हूँ इसमें से 3 साइज अलग अलग करती हूँ। ये जो हमें कर रही है ये बड़ा, इससे छोटा रहता है, 1.5 इंच का रहता और 1.25 इंच का भी रहता है। ये 1.25 इंच वाला ले रही आइसक्रीम बनाने वाला। हाँ। और बेकरी आइटम्स के लिए। इसका क्या प्राइस है? ये मैं बेच रहा हूँ 1300 प्लस कोरियर चार्जेस। हाँ, तो फिर मतलब आपको सुखा के बहुत फायदा है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइए कि अंजीर की खेती सिर्फ तमिलनाडु साइड ही हो सकती है, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी वगैरह जैसे मध्य प्रदेश? लाल मिट्टी में जो भी अपना हार्टिकल्चर क्रॉप्स जो है ये पूरा लाल मिट्टी में शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये जो अपना प्रोडक्ट आने के बाद ओके, ब्लैक सॉइल में उतना मीठा नहीं मिलता। महाराष्ट्र में भी उगता है ना ये? महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत काला मिट्टी है सर, मगर उनके पास ये वैरायटी नहीं। उनके पास जो है वो बहुत अच्छा वैरायटी है और इजीली बिक जाता है ये आपको? पहले 1-2 साल थोड़ा डिफिकल्ट हुआ सर ये तैयार करने के बाद। हाँ। क्योंकि वो टाइम में क्वालिटी कैसा लेना मुझे पता नहीं लगा।
और ये कहाँ बेचना, ओके इसको कैसा प्रिजर्व करना है इसको। अच्छा बसवराव गारू, आपने ग्लोबल मार्केट का सोचा है इसमें? नहीं, ग्लोबल मार्केट में जाने के क्योंकि सर अपने को पूरा भारत में मेरा ऑर्डर मिल रही, मुझे इधर ही बहुत डिमांड है। मेरे पास जो माल है एक टाउन को भी नहीं होता सर, छोटा टाउन को भी नहीं होता, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ टन्स इंपोर्ट कर रही है हमें अपना भारत। और किसान लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप करना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल। नहीं तो खाली इंक्वायरी करके छोड़ के वो छोड़ दिए तो वो मजे लेके फायदा छोड़ नहीं दिया, सही है, बात। क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट काहे को कर रही। सब लोगों को पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया आप सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर मुझे फ़ोन कीजिए, इसके बारे में ये अंजीर कैसा करना है इसके बारे में आप कुछ जानना चाहे तो मुझे सुबह सुबह फ़ोन कीजिए। वो ये लोग सुबह सुबह फ़ोन नहीं करते। किसान लोग होकर भी वो उठती नहीं नींद से। भाई बोला 6 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर मैं फार्म में घूमते रहता हूँ, आपको जो सवाल पूछना है मुझे सब पूछिए, मैं बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बसावत जी, आप बहुत बड़े बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. इंटरेस्टिंग नमस्ते। इंसान है और आप आखिरी आइकन्स ऑफ भारत है, पता है आपके इस शो के? जी, हमें ये गर्व आखिरी है। नहीं, अभी पता है सिलसिला मुझे। चलता नहीं, रहेगा। नहीं, इस सीजन के आखिरी है। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। भारत में अंजीर की खेती का 1 करोड़ रुपए का कारोबार है। अंजीर की खेती में औसतन 35 से 40% का मुनाफा होता है। नाबार्ड और बागवानी से संबंधित कई अन्य रियायतों के जरिए अंजीर की खेती की जा सकती है। तो दर्शकों, अब थोड़ा सा समय देते हैं हमारे जूरी मेंबर्स को कि वो डिसीजन ले सकें कौन होंगे आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज तक हम जितने भी श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत चुन चुके हैं, आज के एपिसोड में भी जिन्हें चुनेंगे, अगले एपिसोड में इन सब में से हम चुनने वाले हैं सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। अगर आप भी अपना वोट देकर अपने फेवरेट श्रेष्ठ आइकन को चुनना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर अपना वोट दीजिए। इसी के साथ साथ जब तक ये लोग थोड़ा सा समय ले रहे हैं, हमेशा की तरह मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 2019 और 2020 जो कि कोरोना ग्रस्त साल थे, आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यमी यानी कि MSMEs का जीडीपी में जो लगभग कंट्रीब्यूशन था वो था 30% यानी कि 30%। तो अगर आप भी कोई भी लघु उद्योग शुरू करते हैं या फिर कोई मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, आपका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश की जीडीपी में। और इन सभी उद्योगों की वजह से देश में बहुत सारे लोगों को आजीविका मिली यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिली। तो अगर आप घर बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ शुरू तो करना है पर क्या शुरू करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सी खेती करूं, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में, वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप अब आप लोग किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंच गए होंगे। यस एब्सोल्युटली। तो चलिए मैं ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग इस मंच पे आएं और हमें बताएं कि कौन होंगे आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। हमारे जूरी मेंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब मंच पे बुला लेते हैं हमारे आज के एपिसोड के आइकन्स ऑफ भारत। मैं अब गुजारिश करूंगी आनंद कुमार जी से कि वो हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। कौन है श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत, हम सभी के लिए ये बताना आज तो काफ़ी दिक्कत वाली बात थी। हम लोगों ने फैसला लिया कि आज का श्रेष्ठ आइकॉन हमारी आस्था जी है। मैं गुजारिश करूंगी कि बाकी के आइकन्स भी आकर एक मोमेंटो ग्रहण करें। इस शो की एक मीठी याद के तौर पे आप भी हैं आइकन्स ऑफ भारत।
अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। कैसे? क्योंकि अगले एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि कौन होंगे सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अपना वोट फ्रीडम ऐप पे दीजिए और हमें बताइए कौन है आपके फेवरेट आइकन ऑफ भारत। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।